सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात की डिप्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। बिफोर गोइंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, द बायोजेनिक अमाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया प्रपोजेस दैट द बेसिकली जो डिप्रेशन होता है, इस केस में क्या होता है, देयर इज अ डेफिशिएंसी। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ linking with our thinking, linking with our thoughts, but that does not happen. In our brain there is a depletion of the certain neurotransmitters. जब when the patient is in a depression condition, there is a deficiency or there is a lack of certain neurotransmitters. For example, there is a deficiency of monoamines. Monoamines is the chemical nature of those neurotransmitters, and the name of those neurotransmitter is norepinephrine and the serotonin. So when the patient is in depression, there is a deficiency of these two neurotransmitter at a certain sites in the brain. So because of these are the two neurotransmitter which are controlling the mood of the patient. So ultimately जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो पर्सन का मूड है वो काफी नेगेटिव जोन में शिफ्ट हो जाता है. सो दैट्स व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैज बीन रिवील्ड. एंड मैनिया, what actually happened in the mania? Mania is a bipolar disorder. In the case of the mania, इन्हीं दो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ओवर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का मूड एक्सेसिवली पॉजिटिव जोन में चला जाता है. सो अल्टीमेटली टू स्टे इन द प्रॉपर साइकोलॉजिकल कंडीशन, द लेवल ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी मेंटेन एट ऑप्टिमम लेवल. ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कैसे काम करते हैं? दे either potentiate either directly or indirectly the action of norepinephrine or serotonin in the brain. So the antidepressant drugs वो drugs होते हैं या तो वो directly और indirectly इन neurotransmitters के level को हमारे brain में increase कर देते हैं. They potentiate the action of these neurotransmitters in the brain of the patient. Okay, coming to the next slide, we are going to discuss, that is, the amine theory of the depression and mania is too simplistic and fail to explain why the pharmacological effect of antidepressant and mania drugs on neurotransmission occur immediately, whereas therapeutic response occur after the several weeks. तो वो ये बताना चाहते हैं कि as we know that we are giving the various antidepressant drug to ultimately restore the level of this neurotransmitter, but फिर भी हमें पता भी है कि ये ड्रग ऐसे काम करते हैं, पर फिर भी जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स होता है, ये ड्रग्स होते हैं वो एटलीस्ट एक सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम लेते हैं अपने इफेक्ट को इंड्यूस करने के लिए. ओके, सो दिस ये उनका क्वेश्चन है कि थेरेपेटिक रिस्पॉन्स इतने टाइम के बाद क्यों आता है. ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स और नेक्स्ट वीडियो आ रही हैं जो हम उसमें हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. डिक्रीज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली एन इनिशियल इफेक्ट विच विल नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स. इसका वन ऑफ द आंसर क्या है कि जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो इन न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को डिक्रीज, जो रीअपटेक होता है उसको उसके रीअपटेक को रिड्यूस कर देते हैं. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द रीअपटेक. रीअपटेक का मतलब क्या होता है कि जहां से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हुआ होता है वहां पर जाके उसका वहां से अगेन टेकन अप हो जाता है. सो अल्टीमेटली उसके वो इफेक्ट करने के लिए वहां पर रहता ही नहीं है, रीअपटेक जो हो चुका है उसका. बट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करते हैं, उस रीअपटेक को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर की कॉन्सेंट्रेशन है एट रिक्वायर्ड साइट वो ज्यादा देर तक मेंटेन रहती है. अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड साइट पे ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी तो वो अपना एक्शन भी लॉन्ग टाइम के लिए प्रोड्यूस कर पाएगा. So that's what how the antidepressant drugs, but this is their first effect, जो which is not directly related with their antidepressant effects. So that is a question why antidepressant drugs take the number of weeks for the production of the required therapeutic response. Okay, coming to the classification of antidepressant drugs, we can classify them as according to the certain classification: first generation antidepressant drug, second generation antidepressant drugs, and the atypical antidepressant drug. Okay, first generation antidepressant drugs are further classified as tricyclics antidepressant,
monoamine oxidase inhibitor, which is one of the enzyme which is responsible for the degradation of the neurotransmitter. ये हमें पता चलेगा आगे. सेकेंड जनरेशन एंटीडिप्रेसेंट ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि we can use the drugs which selectively inhibiting the reuptake of serotonin. We can also use a drug which selectively inhibiting the reuptake of both serotonin and the norepinephrine. And the third and the not least category that we can use is atypical antidepressants. So these are the three classes of antidepressant drugs which we can use in the depression patient. Okay, first of all, the selective serotonin reuptake inhibitor. सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करने वाला, नाम से पता चलता है, बट सेलेक्टिव है तो इसका मतलब वो ओनली सेलेक्टिवली सेरोटोनिन के रीअपटेक को ही इनहिबिट करेगा. Antidepressant drugs, these are those antidepressant drugs that specifically inhibit the reuptake of serotonin. They are relatively safe even in the overdosage. So that's one of the most surprising kind of a point कि अगर हम उनको overdose में भी देते हैं तब भी वो safe होते हैं. They have largely replaced the TCA, that is a tricyclic antidepressants, and MAOI, that is a monoamine oxidase inhibitor, as a drug of choice in the treatment of depression. ये जो drug है that is SSRIs, इन ड्रग्स ने TCA और MAOI को भी इनहिबिट रिप्लेस कर दिया है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस. अब उनकी जगह इनको यूज करने लगे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ depression. If we talk about the examples of selective serotonin reuptake inhibitor, fluoxetine, citalopram, escitalopram, flavoxamine, paroxetine, and sertraline. So these are the certain examples of the selective serotonin reuptake inhibitors drugs. Okay. What actually मैंने पहले बताया कि ये ड्रग कैसे काम करते हैं. दे अल्टीमेटली नाम से पता चलता है, दिस ड्रग ब्लॉक द reuptake of serotonin because they inhibit the block of they inhibit the reuptake of serotonin, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो जाती है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में एक स्पेस रहता है, उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहते हैं. सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ दे डू द एक्शन. Antidepressant drug including selective serotonin reuptake inhibitor take at least 2 weeks to produce a significant improvement in the mood. So ultimately first 2 weeks में आपका एक्शन इतना नहीं improve होगा. ये ड्रग्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 weeks ले लेते हैं एक significant changes को produce करने के लिए in the mood behavior of the patient. Okay, ये ड्रग्स होते हैं मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है उस मैक्सिमाइज बेनिफिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एटलीस्ट 12 वीक्स इन ड्रग का इंटेक करना पड़ता है. ओके, दिस ड्रग डू नॉट यूजुअली प्रोड्यूसेस द सीएनएस स्टिमुलेशन और मूड एलिवेशन इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स. अगर हम किसी नॉर्मल बंदे को दे देते हैं तो इनमें ये ड्रग किसी भी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. हम ऐसे नहीं कर सकते कि इन ड्रग को ले सकते हैं अपने मूड को एलिवेट करने के लिए, अपने मूड को एनर्जाइज करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज दिस ड्रग्स ओनली प्रोड्यूसेस द सिग्निफिकेंट मूड इफेक्ट्स in the depression patients or in the patient suffering from the depression. That does not produce any significant psychological changes or the mood changes in the normal individuals or in the healthy individuals. Okay, so if we talk about the therapeutic uses other than the depression, हम किन conditions में उनका use कर सकते हैं और depression में use कर सकते हैं. OCD, OCD मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेशन कंपल्शन में क्या रहता है, जिसमें बंदा रिपीटेडली कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता रहता है, उसको हम OCD बोलते हैं. जैसे सपोज कि पेशेंट को रहता है कि पेशेंट होता है वो बार बार लाइट ऑफ लाइट ऑन इस तरह की चीजें रिपीटेडली करता रहता है. जैसे अगर उसने एक पानी की टैप जो है वो ऑन करके बार बार हाथ धोता रहेगा, तो दैट्स व्हाट एक्चुअली दिस इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट के ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली कुछ थॉट्स चलते रहते हैं और उन कॉन्टिन्यूस थॉट की वजह से वो कुछ एक्टिविटीज को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करता रहता है. नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर. आई थिंक यू नो अबाउट दिस. जिससे पेशेंट होता है वो काफी नॉर्मल सिचुएशन में जल्दी पैनिक हो जाता है. दैट इज उस कंडीशन में भी हम SSRIs को यूज कर सकते हैं. GAD इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पेशेंट में कॉन्टिन्यूसली एंजाइटी कंडीशंस रहती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली छोटी छोटी चीज को लेकर काफी वरीड हो जाता है. सो उस कंडीशन में भी हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी हम SSRI का यूज कर सकते हैं. PTSD, इट इज अ पोस्ट
पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कोई पेशेंट की लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो चुका है, उसने अपने किसी क्लोज वन को खो चुका है वो, तो उस कंडीशन के बाद क्या होता है कि पेशेंट ट्रॉमा में चला जाता है, सॉरी पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है उस ट्रॉमा की वजह से। तो उस कंडीशंस में भी हम SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग का यूज कर सकते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे पेशेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, वो सोशली आइसोलेटेड रहता है अपने आप को सोशली बेस से, और सोशली लोगों से मिलने से भी अफ्रेड रहता है। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ओके, बिफोर द मेंस्ट्रुएशन कई वुमेन में क्या रहता है, कुछ एंजाइटी काइंड ऑफ कंडीशंस रहती हैं, मूड डिसऑर्डर्स, मूड चेंजेस आने लगते हैं बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। Okay, bulimia nervosa, it is one of the condition again in which there is a certain defects has been occurred inside the brain, defect has been occurred in the psychological thinking में changes रहते हैं। So these are the certain medical condition, or these are the certain psychological conditions in which we can use SSRI। डिप्रेशन में यूज कर सकते हैं, OCD में यूज कर सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं, GAD में यूज कर सकते हैं, PTSD में यूज कर सकते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, ऑल ऑफ द SSRI आर वेल एब्जॉर्ब्ड, अच्छे एब्जॉर्ब हो जाते हैं आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पीक लेवल मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ दिस ड्रग्स आर इज अचीव्ड आफ्टर द 2 to 8 hours। द फूड हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ड्रग, अगर हमने खाया भी हुआ है तो इससे उनकी एब्जॉर्प्शन में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेप्टिंग द वन ऑफ द ड्रग दैट इज अ सर्टालिन। फूड अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हाफ लाइफ टाइम क्या है, 60 to 36 आवर, मतलब उस टाइम के बाद हाफ ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डिग्रेड हो जाती है। इट इज अवेलेबल एट सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन, आई थिंक यू नो अबाउट द सस्टेन्ड रिलीज, जिसमें ड्रग स्लोली बॉडी में से स्लोली जो होता है वो ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, मेटाबोलाइज द नंबर ऑफ अ लीवर मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, साइटोक्रोम 450 एंजाइम्स, एंड द मैकेनिज्म जिससे इसका मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज बाय ग्लूकोयूरोनाइड और बाय द सल्फेट कॉन्जुगेशन। अगर किसी पेशेंट्स जो उसको लीवर डिसऑर्डर है, लीवर इंपेयरमेंट है, तो उस पेशेंट्स में हमें इसकी डोज को रिड्यूस्ड करना चाहिए। सो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दिस ड्रग। ओके, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में मैंने बात की थी फ्लोक्सिटिन एंड पेरोक्सिटिन। These drugs are the potent inhibitors of, ये चीज इसके साथ लिंक नहीं है, दिस इज जस्ट शोइंग अबाउट द ड्रग इंटरैक्शंस कि फ्लोक्सिटिन और जो पेरोक्सिटिन SSRI ड्रग्स होते हैं, दे आर द पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ द साइटोक्रोम P2D6 which is responsible for the elimination of tricyclic antidepressant, neuroleptic, certain antiarrhythmic drugs, and the beta adrenergic antagonist drugs. So those drugs are inhibitor of those metabolic enzyme, and वो metabolic enzyme हमें इन सभी drugs की elimination के लिए चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि if we are giving the fluoxetine and paroxetine kind of a drug to the patient, we should not prescribe these drugs अगर वो patient पहले से इस तरह की drug ले रहा है। अगर ऐसा होगा तो उन drug की elimination नहीं होगी, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स व्हिच आर इंड्यूस्ड बाय द SSRI, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, स्वेटिंग हो सकती है, एंजाइटी पेशेंट में प्रोड्यूस हो सकती है, एगिटेशन हो सकता है, GI इफेक्ट, नंबर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के हो सकते हैं। वीकनेस हो सकती है पेशेंट में फटीगनेस रह सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, वेट में चेंजेस आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती है पेशेंट में। ओके, अगर हम बात करें पेरोक्सिटिन एंड फ्लेविक्सामाइन, दिस आर ड्रग्स व्हिच आर मोर सेडेटिव इफेक्ट्स, पता है स्लीपिंग काइंड ऑफ अ थिंग, पेशेंट लेजी रहता है, उनका इफेक्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरडोसेज की, लार्ज इनटेक ऑफ SSRI डू नॉट यूजुअली कॉज द कार्डियक अरिथमिया।
ठीक है। अगर हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की ओवर डोसेज भी ले रहे हैं तो वो कुछ भी कार्डियक अरिथमिया काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते, एक्सेप्ट ऑफ द वन ऑफ द ड्रग दैट इज अ citalopram. दिस इज a drug which causes the prolongation of QT interval of ECG. तो उसकी वजह से मतलब certain changes in the heart rhythm has been observed. Seizures can occur in the overdosage. If you are giving the overdosage of these SSRI drugs, then in that condition, the seizures can occur to the patient. All SSRI have the potential to cause a serotonin syndrome when used in the presence of serotonin syndrome में क्या होता है, पेशेंट का जो बीपी रहता है वो काफी एक्सेसिवली हाई हो जाता है, उसमें उसको हाइपरथर्मिया, ज्यादा गर्मी लगती है, मसल रिजिड हो जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ जाते हैं और वाइटल साइन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि उसकी पल्स रेट काफी बढ़ जाएगी. So these are the certain side effects which has been observed with the usage of SSRI. हेडेक हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, उसके वेट में चेंजेस आ सकते हैं, बढ़ सकता है वेट, ओके, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, GI डिसइफेक्ट्स भी हो सकते हैं. SSRI and the children and the teenager, they should be used very precautionally. हमें इनको काफी precautions के साथ यूज करना चाहिए. In the children and in the teenagers, 2% of the children report sidal ideation with the SSRI. Pediatric patients should be observed for the worsening depression or the suicidal. जब जैसे ही हम इन ड्रग्स को स्टार्टिंग में देना शुरू करते हैं तो मूड जो होते हैं वो थोड़े और वर्स होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दे टेक एटलीस्ट 2 weeks for the production of the significant effect. So ultimately, if whenever giving these kind of drugs to the children, हमें children को observe करना चाहिए during the initial days of these drugs. Okay. Fluoxetine and escitalopram are the approved drug. ठीक है, ये ड्रग जो है, these are the drugs which have been approved for the childhood kind of a depression के लिए जिनको रिकमेंड किया गया है. फ्लॉक्सिटिन, सेरेटलिन एंड फ्लेमोक्सोमाइन आर आल्सो approved approved for the treatment of OCD in the children, obsessive compulsive disorder in the children. अगेन डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम, हमें पता है कि सर्टेन ड्रग्स होते हैं उनका विड्रॉल सिंड्रोम और द डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम में रहता है. ठीक है, सो ऑल द SSRI जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू कॉज ए discontinuation syndrome after the abrupt withdrawal. So ultimately जब हम एन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को इनटेक करना रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे SSRI तो से नंबर ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. फ्लॉक्सिटिन हैज अ लोएस्ट रिस्क. फ्लॉक्सिटिन आउट ऑफ ऑल द SSRI, फ्लॉक्सिटिन सबसे कम रिस्क पे होता है कुछ डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम कॉज करने के लिए. अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग द डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम. हेडेक होगा बंदे को, मेलासिया जिसमें पर्सन की एनर्जी काफी लो रहती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, उसको फीवर चढ़ेगा, उसको जुकाम होगा, इस तरह के सिम्टम्स. एगिटेशन पेशेंट में रहती है, काफी वो इरिटेट सा रहेगा, नर्वसनेस हो सकती है एंड चेंजेस इन द स्लीप पैटर्न. सो दिस आर द सर्टेन डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम सिम्टम्स व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड. वह पेशेंट SSRI का एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कर देता है. ठीक है, SNRI, that is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. तो हमने अभी एक कैटेगरी ऑफ ड्रग के बारे में बात की, हमारे सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग क्या आते हैं, SNRI, that is selective norepinephrine reuptake inhibitor. The name of this drug is duloxetine, venlafaxine, desvenlafaxine, levoleucimencipran. So these are the certain selective norepinephrine reuptake inhibitors kind of drugs. Okay, these are the drugs which actually inhibit the reuptake of, वो नोरेपिनेफ्रिन के भी reuptake को inhibit करते हैं एंड सेरोटोनिन के भी. ये ड्रग हम कब यूज कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट में हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन reuptake inhibitor के साथ कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा. So they may be effective in treating the depression in the patient those patient in which SSRI drugs are ineffective. Okay, so basically
These drugs are very effective against the chronic painful symptoms such as backache, अगर आपको पीछे पेन हो रही है, मसल एक पेन हो रही है, उस इस तरह के सिम्टम्स भी डिप्रेशन पेशेंट में अगर ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं तो उस केसेस में हम SNRI को यूज कर सकते हैं rather than going for the SSRI, that is selective serotonin reuptake inhibitor, क्योंकि ये पेन जो होती है वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा मॉड्यूलेट होती है। ये लिखा भी हुआ है उन्होंने, दिस पेन इज मॉड्यूलेटेड by the serotonin or the norepinephrine pathways in the central nervous system. Both SNRI and the TCA, that is a tricyclic antidepressant with the dual action of inhibiting the both serotonin and the norepinephrine reuptake, are sometimes effective in the physical symptoms of neuropathic pain such as diabetic peripheral neuropathy। तो यहाँ पे वो डिप्रेशन से अलग कुछ बता रहे हैं कि जैसे कि when the patient is suffering from the diabetes, in those conditions he is also having the diabetic neuropathy kind of a condition in which the patient is having the backache and the muscle ache kind of a symptom। so उस condition में भी हम selective इन drug को use कर सकते हैं and TCA को भी use कर सकते हैं, it is a tricyclic antidepressants। वो drug, ये drugs होंगे वो उस condition में भी अपना effect produce कर सकते हैं। okay? SNRI, unlike the TCA की तरह SNRI, that is selective non-epinephrine reuptake inhibitor, have the very little activity and the adrenergic, muscarinic और the histaminic receptors। so ये ड्रग्स होते हैं वो उन रिसेप्टर के साथ उनका कोई भी एक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से इनके साइड इफेक्ट्स थोड़ा सा कम रहते हैं। TCA might have been referred to as SNRI except for the difference in the adverse effects। ओके, TCA भी इसी तरह के ड्रग्स रहते हैं बट इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स में काफी डिफरेंस रहता है। SNRI precipitated discontinuation syndrome if treatment is abruptly stopped. This is one of the major consequence of SNRI drugs that whenever we, जब भी हम इन ड्रग का ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं तो पेशेंट में डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, so examples of these drugs include the venlafaxine, desvenlafaxine. Venlafaxine is a drug which is a potent inhibitor of serotonin reuptake at a medium to at a higher dose. It is an inhibitor of नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक। वैसे तो वो ड्रग्स होता है वो सेरोटोनिन को ही इनहिबिट करता है, सेरोटोनिन की रीअपटेक को, बट यस अगर हम उसको मीडियम टू हाई डोसेज पे दे रहे हैं उस डोसेज पे वो नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट कर सकता है। डेस्वेनाफ्लेक्सिन विच इज एक्टिव मेटा, इसका ही मेटाबोलाइट होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द क्लिनिकल इफेक्ट्स और इन द एडवर्स इफेक्ट्स। अगर हम बात करें द साइड इफेक्ट्स विच कैन बी इंड्यूस्ड बाय द वेनिलाफैक्सिन एंड डेस्वेनाफैक्सिन, तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सेडेशन, डिजीनेस, इंसोम्निया, इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिसफंक्शनिंग इन द सेक्सुअल सिस्टम हो सकता है एंड द कॉन्स्टिपेशन काइंड ऑफ इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलॉक्सिटिन, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द काइंड ऑफ द सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इट इज इनहिबिट द सेरोटोनिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इन ऑल डोसेज। उसका क्या था कि वो लोअर डोसेज पे सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा था, जबकि इसका क्या है कि ये हायर ये दोनों डोसेज पे, लोअर पे दें या हायर पे दें, किसी भी डोसेज पे ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। इसका मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिवली लीवर में होता है। इसका हमें पेशेंट को, उन पेशेंट को नहीं देने चाहिए who are suffering with the liver insufficiency। okay, metabolites जो इसके होते हैं they got excreted in the liver। Use of duloxetine is not recommended in the patients with the end stage renal disease। तो पहले तो ये बता दिया उन्होंने कि हमें इन ड्रग को उनको नहीं देना है जिनमें लीवर insufficiency है, hepatic insufficiency। Secondly, अगर कोई पेशेंट is in the condition of end stage renal disease, किडनी फेलियर की स्टेज में आ चुका है, उस कंडीशंस में भी हमें पेशेंट को नहीं देना है। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में तो नोजिया, ड्राई माउथ इज वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट में, इंसोम्निया जिसे नींद ना आना बोलते हैं वो हो सकता है, डिसफंक्शनिंग इन द सेक्सुअल सिस्टम अगेन वो हो सकती है। एंड द लास्ट साइड इफेक्ट्स, they can be the risk for the increase in the BP of a patient and the heart rate of a patient। पेशेंट का BP और पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने दो ड्रग्स को डिस्कस किया है। वन इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड वन इज एस सेलेक्टिव सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। हमने उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, हमने उनका साइड इफेक्ट्स के बारे में देखा, हमने उनके थेरेप्यूटिक यूसेज के बारे में देखा। दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों ही डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम इंड्यूस करते हैं, दोनों से ही विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? सो बाकी कैटेगरी ऑफ ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में यूज किए जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।